दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल इजी जीएसटी फॉर यू में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी, मैं 2 महीने के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। कमिटमेंट्स की वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाया, बट एनीवे अभी रेगुलरली आएंगे वीडियोस चैनल पे, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो टॉप 10 बजट के प्रपोजल्स हैं रिगार्डिंग जीएसटी, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ मेरे दोस्त है सीए गंगाधर हल्दीकर, हु इज आल्सो वन एक्सपर्ट फैकल्टी ऑन जीएसटी, और हम दोनों आज हमने सोचा कि चर्चा करें, चाय पे चर्चा टाइप मॉडल हमने आज का रखा हुआ है। और जो भी बजट में प्रपोजल्स दिए गए हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज बताना चाहूंगा शुरुआत में कि जो भी चेंजेस ये बजट में प्रपोजल करके आए हैं वो फाइनेंस बिल में पुटअप होंगे, वो फाइनेंस एक्ट बनेगा उससे, और उसके बाद वाइड रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशंस दोज विल बी इंप्लीमेंटेड। मेजॉरिटी ऑफ द प्रपोजल्स ऐसे होंगे। कुछ नोटिफिकेशंस है जो इमीडिएटली फाइनेंस एक्ट बनते ही आएंगे, कौन से है वो हम लोग वो भी देखेंगे, जैसे कि इंटरेस्ट का एक बदलाव है तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द प्रपोजल, बजट प्रपोजल्स रिलेटेड टू जीएसटी। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 16 के बारे में डिस्कस करेंगे, रेड विथ सेक्शन 38। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा और जी से भी मैं पूछना चाहूंगा कि उनकी ओपिनियन इस पे क्या है, कि देयर हैज बीन वन प्रपोज्ड अमेंडमेंट बाय एडिंग वन मोर क्लॉज टू सेक्शन 16(2) व्हिच इज सेक्शन 16(2)(BA). हमको पता है कि लास्ट बजट में सेक्शन 2AA इंट्रोड्यूस किया था जो 1 जनवरी 2022 में चालू हो गया। तो जैसे मैं अभी बता रहा था कि बजट के बाद, एक्ट बनने के बाद भी नोटिफिकेशन इशू करने में काफी समय निकलता है, क्योंकि हर एक स्टेट को उनके रिस्पेक्टिव स्टेट लॉज में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो वो मैकेनिज्म के वजह से ये जो प्रोविजंस है विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ मे बी इंप्लीमेंटेड एट अ लेटर डेट विच विल बी क्लियर बाय द गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन। तो ये जो बीए क्लॉज लाया है उसमें क्या रिस्ट्रिक्शन है वो सर डिस्कस करेंगे अभी। तो what I understand is that कि सेक्शन 38 एक नया सेक्शन उन्होंने कंप्लीटली इंट्रोड्यूस किया है, और उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं उसके थ्रू। तो वो रिस्ट्रिक्शंस को एनेबल करने के लिए सेक्शन 16 जो कि कंडीशंस के तौर पे हम लोग जिसको देखते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट हमको अगर क्लेम करना है तो विच आर द कंडीशंस, सच एज हमको फिजिकल इनवॉइस या टैक्सेबल डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, फिजिकल रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना जरूरी है, टैक्स पेमेंट होना जरूरी है, देन फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 होना जरूरी है। तो वैसे और एक कंडीशन लाई है कि अगर सेक्शन 38 में जो रिस्ट्रिक्शंस मेंशन किए हैं उसमें अगर नहीं कवर होता है तो ही हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने को मिलेगा। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? See, always input tax credit is favorite or what we can say hitting issue in GST Act. And this is the main intention of the GST introduction of GST Act to provide seamless credit of input tax credit. But as we are seeing from the very first day of the implementation of the Act, there are many restrictions involved while availment of ITC. Correct. There were earlier confusions on account of GST Act 2A or 2B. Now the government is trying to abolish or trying to remove these ambiguities in the Act, and that's why they have introduced a such type of provisions. तो अभी ये जो 2A है वो अभी पूरी तरह से निकाल दिया जाएगा, बिकॉज रिलेवेंट सेक्शन जो है जो दैट दोज आर गवर्निंग 2A दोज आर ओमिटेड। अगेन रिलेवेंट रूल्स विल बी, सर ने जैसे बोला कि एज नोटिफिकेशंस विल बी गिवन एज प्रिस्क्राइब्ड दिस रूल्स विल बी अगेन चेंज्ड, राइट। तो ये जो 38 के नए जो रेस्ट्रिक्शंस लाए हैं उसमें जो आपने अभी बताया कि एक बार रिपीट करेंगे क्या वो रिस्ट्रिक्शंस है? रिस्ट्रिक्शन उधर 5 है। जैसे सेक्शन 38 कहता है कि आपका क्रेडिट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो एलिजिबल रहेगा तभी जब वो 5 रिस्ट्रिक्शन में इनपुट टैक्स क्रेडिट कवर नहीं होता है। तो वो क्या है? तो वो मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम सप्लायर एंगल, राइट। मतलब सप्लायर को सेटिस्फाई करना है कुछ चीजें तो ही रिसिपिएंट को, बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। जैसे कि नंबर 1 है कि जो सप्लायर है उस सप्लायर में कोई भी 3B फाइलिंग मतलब इज नॉट अ डिफॉल्टर इन फाइलिंग जीएसटीआर 3B व्हिच इज अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39। उसके बाद उसका सप्लायर का जीएसटीआर 1 और सप्लायर का जीएसटीआर 3B में कोई डिफरेंशिएटिंग आइटम नहीं है, डिस्क्रिपेंसी नहीं है, मतलब इज नॉट अ शॉर्ट फाइलर इन earlier we have disputed if somebody has filed short GST or 3B
एज कम्पेयर टू GSTR 1, देन हम ये उसमें अपना ये प्रॉब्लम था कि मेरा GSTR 1 का और मैंने इनवॉइस के ऊपर का टैक्स भरा या नहीं भरा। नाउ दे वांट टू रिमूव दिस एम्बिग्यूटी। करेक्ट, मतलब अगर एक हाथ बायर है और बायर ने कहा है मेरे पास इनवॉइस है और मेरे सप्लायर ने तो टैक्स भरा है, लेकिन सप्लायर ने while paying his tax liability he has paid lesser tax liability compared to his outward suppliers declared in his R1। ऐसा अगर सिचुएशन है तो बायर सफर करेगा, अभी किसी को भी नहीं मिलेगा, किसी को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद है कि एक्सेस क्लेम अगर सप्लायर ने किया है, मतलब क्या, देखिए ये सर्कुलर रेफरेंस है पूरी तरीके से, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो GSTR 2B में अपियर नहीं हो रहा है। और 2B में नहीं अपियर हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं अगर क्लेम कर रहा हूं एंड देन आई एम सप्लाइंग टू माय रिसिपिएंट, देन उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो अगेन देयर इज अ विशियस सर्कल। तो ये एक पॉइंट है, मतलब ये 3 पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट है, हमको याद होगा 86B रूल, जिसपे हमारे चैनल पे एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो है। तो 86B जो रूल है वो कहता है कि आप पूरी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट, भले आपके लायबिलिटी से भी ज्यादा आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो फॉर स्पेसिफाइड सप्लायर्स पूरा का पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट आप क्लेम नहीं कर सकते, एटलीस्ट 1% यू हैव टू पे थ्रू कैश लेजर, कैश लायबिलिटी। तो वो कंडीशन को भी अभी इधर यहाँ पे कंडीशन से लिंक किया गया है। मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो क्लेम कर रहा है उसने ये इंश्योर करना है कि मेरा सप्लायर ये सब फुलफिल कर रहा है। इन शॉर्ट अगेन कि हम जो बोल रहे थे कि जो इलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लेकर ही मेरे सप्लायर ने अगर टैक्स भरा रहेगा, देन ओनली आई एम एबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो ये जो कंडीशन है वो ऑलरेडी एक्ट में एक जगह है 16(2)(c) में कि अगर वो टैक्स पेमेंट करता है यूटिलाइजिंग एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, मगर इस सेक्शन में दे आर स्पेसिफिकली पॉइंटेड आउट दैट कि ये 2B में अगर रिफ्लेक्ट होता है और वो एडमिसिबल रहेगा तो ही मिलेगा। मतलब they just do not want to leave any weak links, they just want to clarify with reference to disallowances कि हमें आपको अलाउ करना ही नहीं है अगर ये सब नहीं सेटिस्फाई होता है। मीन जैसे सर ने कहा एक रेफरेंस ऑलरेडी एक्ट में है, फिर भी ये एडिशनल रेफरेंस करके वो दे रहे हैं, सो दे जस्ट वांट टू मेक इट वाटर टाइट, यस, कहीं पे एक्सेस ITC ना निकल जाए। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये देखेंगे कि एक्चुअली ये जो सब प्रोविजंस थे तो ये पहले भी हमारे वैट में थे कि जहां सामने वाले ने अगर टैक्स नहीं भरा तो हमें इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये मैकेनिज्म किधर है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट माय सप्लायर हैज पेड द टैक्सेस बाय यूटिलाइजिंग एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, he has paid the total input tax credit, total outward liability as disclosing GSTR 1. So is there any mechanism given by the department so that the recipient can confirm it? Otherwise again we will be there only, it is beyond my control, and how it can be worked out. यस, ऑब्वियसली ये केस ऐसी हो गई कि जो हम लोग कहते हैं ना लैटिन में जो लीगल मैक्सिम है, जिसका मतलब है यू कैन नॉट परफॉर्म समथिंग विच इज नॉट बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो उसी पे हम लोग वी आर बैक टू स्क्वायर वन, अगेन मुझ पे एज अ बायर, एज अ क्लेमर ऑफ ITC ऐसी कुछ कंडीशंस लेवी की गई है, इंस्टॉल की गई है जो मैं सेटिस्फाई करने की क्षमता ही मुझमें नहीं, राइट, और देयर इज नो मैकेनिज्म अवेलेबल, देयर इज नो मैकेनिज्म अवेलेबल। सो इवन वी हैव वेरी गुड केसेस कि जहां पे कहा गया है कि इफ यू आर आस्क्ड to perform a certain activity in specific manner, right, and then that manner itself is not present, then that activity should be excused, right? So ऐसा भी है। तो क्या हम लोग again we are getting back to the same thing, because देखिए जैसे सर ने कहा कि कहां पे मैकेनिज्म है कि ये 5 चीजें जो हमने कही अभी कि जो सेक्शन 38 में मेंशन की गई है वो मेरा सप्लायर सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए अभी तो फिलहाल GST नेटवर्क पे या एनी अदरवाइज ऑल्सो देयर इज नो मैकेनिज्म। तो अभी इस केस में प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन है, बिकॉज कल से तो मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना ही है, जब से ये कंडीशंस इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो मुझे तो ऐसा मतलब एक सजेशन लग रहा है कि द बायर व्हाइल यू नो taking the tax invoice from the supplier should also take one declaration कि he has satisfied all the condition mentioned in 38 or any other way he has to find out, so that कल अगर litigation होता है तो he is in a at least position to claim it through other means like civil suit। और सप्लायर अर्लियर जैसे वो डिक्लेरेशन फाइल ये प्रिंट करते थे डिक्लेरेशन में, जैसा और एक डिक्लेरेशन इनवॉइस भी आएगा, आई हैव फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 38 एंड इफ देयर विल बी एनी लायबिलिटी दैट विल बी टेकन केयर बाय मी। बट देखिए जब वो इनवॉइस इशू कर रहा है, जस्ट अ वाइल्ड थॉट, he also doesn't know whether he can satisfy that or not। तब तक उसके पास वर्किंग कैपिटल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो पे कर सकेगा या नहीं कर सकेगा।
तो दिस इज अगेन वी आर लीडिंग टू एन ambiguous sort of tax scenario, and which is I think worse than the earlier one, because at least in the earlier VAT regime etc. we had an opportunity of yearly matching of JLG Right. in Maharashtra specifically. So I think that manner and that mechanism was much better compared to the new proposed mechanism. So that will be very painful to the taxpayer. Hence, Exactly. और कौन सा नेक्स्ट आप बदलाव के बारे में बताना चाहिए? what were the earlier matching mismatching mechanism sections they have omitted by the government. Correct. So that is the very actually welcomable stage. Why? Because they don't want to have ambiguity henceforth. Correct. क्योंकि बहुत से references जो है अभी के एक्ट में they are giving references to that matching mismatching mechanism only. Right. और हर बार हम ये बोलते थे, और that will be our strong ground that we can get the input tax credit though there will be mismatching of invoices. But the mechanism given in the act is not rightly enforceable or not rightly operational today. Very true. But they have omitted all these sections. So वो हमारा जो ground है to challenge section 16(2) AA Right. और BA is not removed, because देखिए पहले जो ये sections थे those were referring to all the old sections of 41, 42, 43A etc. उनमें जो मैकेनिज्म दिया गया था जो अर्लियर टू वे मैचिंग का मैकेनिज्म था, जैसे GSTR 1 सप्लायर करेगा, देन 2 में वो देखेगा, उसको अमेंड एडिट या रिजेक्ट करने का राइट दिया गया था इन द लॉ. Yes. मैकेनिज्म में कभी आया ही नहीं हो, बट उसमें जो राइट दिया गया था, एंड देयर वाज अ कांसेप्ट ऑफ MIS1 एंड MIS2 आल्सो, जहां पे डिस्क्रिपेंसी इन GSTR 1 वाज इंटिमेटेड टू सप्लायर एज वेल एज बायर, और उसके चलते नेक्स्ट टैक्स पीरियड में वो डिस्क्रिपेंसी को रेक्टिफाई करने का प्रोविजन सेक्शन 42(3) सेक्शन 42(5) रेड विथ रूल 69 एंड 71 में दिया गया था. तो हम लोग हमेशा बोलते थे कि ये सेक्शन 16(2) डबल है, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इसका रेफरेंस पुराने मैकेनिज्म पे है. रूल 36(4) उसका मैकेनिज्म, उसका रिलेशन इस पुराने सेक्शन 3A में है, बट अभी उन्होंने ये सब सेक्शंस निकाल दिए हैं और उसके जगह पे जो न्यू मैचिंग का सिस्टम है वो इंप्लीमेंट किया गया है. तो वो वन ग्राउंड कम होगा आगे जाके, पिछले पीरियड को शायद रहेगा लेकिन आगे जाके एक ग्राउंड, बिकॉज़ वी डोंट नो व्हाट विल बी द नोटिफिकेशन. एग्जैक्टली. इसमें भी है कि एक दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसके रिलेटेड रूल्स जब आएंगे तो एग्जैक्ट प्रोसीजर समझेगी. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा सप्लायर उसके 3B एंड R1 में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो मुझे इंटीमेट करने के लिए शायद कुछ मैकेनिज्म हो आगे जाके जीएसटी पे जो अभी के तारीख में क्लियर नहीं है. सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे हमने कहा कि 41 वगैरह निकाल दिए हैं, देयर इज वन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन 41 व्हिच वी वुड लाइक टू डिस्कस, कि जिसमें कहा गया है कि अगर ये सब अभी ठीक है कि मुझे सेक्शन 16 रेड विथ रूल 38 मुझे उतना ही क्रेडिट क्लेम करना है आगे जाके जो मेरे GSTR 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर मैंने आगे जाके बिकॉज प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम का रेफरेंस निकाल दिया गया है, लेकिन इफ इन माय GSTR 2B लेट्स सी देयर इज 2 लाख रुपीस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड आई क्लेम 2,50,000, तो मुझे 50,000 रिवर्स करना पड़ेगा एंड दैट टू विथ इंटरेस्ट. तो इसके बारे में सर कैसे कहें, क्या बताना चाहिए? और एक ये तीनों सेक्शन जो 42, 43, 43A जो निकाल दिए, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये ओवरऑल जीएसटी एनैक्टमेंट पर है. Right. See, अगर आप देखेंगे एक्चुअली मैचिंग मिसमैचिंग वाज द सोल ऑफ दिस इनपुट टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म, और ये जीएसटी एक्ट का ये पूरा एक सोल था. क्योंकि अर्लियर एक्ट में बहुत से वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, इसमें हमने इश्यूज देखे थे कि सामने वाले ने भरा नहीं, इसलिए द इनपुट टैक्स हैज बीन डिनाइड. बट दिस मैचिंग मिसमैचिंग मैकेनिज्म प्रोवाइडिंग अ टूल in the hands of the recipient to add something or which the invoices were not in 2A, they can add it back. So there was one tool to match this input tax mechanisms, but now they have removed it. And what we used to say is that कि input tax credit is the heart of GST, and उसमें भी ये जो मैचिंग मिसमैचिंग का मैकेनिज्म जो लॉ में है, कभी आया तो नहीं फिजिकली बट लॉ में है, that is heart and soul of the matching concept. But I think they have removed that and don't know where they are heading now. And we are again at the older region. Yes. Then what you are rightly saying that with this amendments, in few of the cases they have some welcomable changes, like in
16(4). They have increased the time limit to pay input tax credit. Yes. Then 33 Right. invoicing, 37 rectification of GSTR1. One. So please elaborate a few of यस them. जहां जहां पे रेफरेंस था कि मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है या मुझे मेरे रिटर्न्स में जो भी मिस्टेक हुई है उसको रेक्टिफाई करना है या मुझे जो क्रेडिट नोट है 33 34 सेक्शन उसके रेफरेंस में कुछ लेना मेरे से छूट गया है, मिस्ड आउट हो गया है, रेक्टिफाई करना रह गया, उसको नेक्स्ट पीरियड के सितंबर मंथ से रेफर किया गया था। मतलब या तो फाइलिंग डेट ऑफ सितंबर हो या R1 फाइलिंग ऑफ सितंबर हो Yes. या सितंबर लास्ट रिटर्न का ड्यू डेट हो। अभी उन्होंने एक चेंज किया है एंड विच इज अ वेलकमिंग चेंज कि उन्होंने वो टाइम लिमिट थोड़ा सा बढ़ा के 30 नवंबर तक किया है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि 30 नवंबर की डेट तक जो भी पीरियड की रिटर्न फाइल कर रहे हैं हम लोग उसमें वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, मिस्ड क्रेडिट ले सकते हैं, जो भी रिमेनिंग रिटर्न्स है वो फाइल कर सकते हैं। तो दैट इज वेलकमिंग। Yes, so थोड़ा टाइम लिमिट यहाँ बढ़कर मिला है Yes. and that is relief to the taxpayers. It might be because that there are normally the income tax audits और ये Due जो dates audits रहता है match कि किए वो खत्म होते सितंबर या अप टू नवंबर तक जिनको ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह एप्लीकेबल है, Right. so they are trying to make it balanced or matching Right. with those compliances. And one more aspect is that time limit will be always subject to your annual returns date. Yes. So earlier of Earlier तो वो एक हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। वेलकमिंग मूव से मुझे याद आया कि और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको वेलकमिंग भी बोल सकते हैं या तो फिर टूल इन द हैंड ऑफ डिपार्टमेंट टू रिकॉल टैक्स बोल सकते हैं, इंटरेस्ट बोल सकते हैं। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 का जो राइट है उसके बारे में सर क्या कहना? Till today, there was ambiguity. There are different high court judgments. There are press releases by the government, and we are facing that the authorities are not accepting any stand Right. on the basis of jurisdictionality of the high court or validity of the press challenges. So they are not accepting our stand that if the ITC is availed but not utilized, then interest is not leviable. Right. Earlier, under central excise and service tax, there was settled provision. If it is availed and utilized, then only interest is leviable. Right. But again, it was somewhere it is unsettled in GST Act, and that's why in 45th Press Council GST Council meeting, they have declared that we will change the provision, and probably they will change it retrospectively. ना उसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये हमको कंसिडर करना है। काफी जगह पे ये हुआ है कि फ्रॉम डिपार्टमेंट साइड, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल अथॉरिटीज आर डूइंग इट, बट सम ऑफ द अथॉरिटीज आर ऑफ द ओपिनियन कि अगर इंटरेस्ट जो है वो टैक्स पेयर ने फाइंड आउट करके खुद से भरा हो तो सेक्शन 51 में कवर होगा, 50 सब सेक्शन 1 में कवर होगा। और अगर उनके साइड से जो इंटीमेशन आती है, SND 10 आता है, 73 74 आती है नोटिसेस, उसमें अगर इंटरेस्ट क्वांटिफाई करके बताते तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में आएगा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है, ये उनका मानना है। एंड ऑल्सो दे यूज्ड टू थिंक कि 18% इफ 50 सबसेक्शन 1 में होता है और 24% इफ सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 में होता है, जो आईटीसी को रेफर करते हैं। नो, उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि 50 सबसेक्शन 3 वाज ऑलवेज रेफरिंग टू द ओल्ड मैचिंग प्रिंसिपल व्हिच वाज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट टिल डेट। तो अभी जो उन्होंने मॉडिफाई किया है उसमें क्लियरली कहा गया है कि अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड, एंड साथ में ही नोटिफिकेशन 10/2017 जो जीएसटी का नोटिफिकेशन है जिसमें रेट प्रिस्क्राइब किया था उसको भी 18% फ्रॉम 1 जुलाई किया है। Yes. तो अभी क्लैरिटी है कि इंटरेस्ट 18% ही होगा, 24% नहीं होगा, एंड दैट इज ऑल्सो रिट्रोस्पेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इसी के साथ अवेल्ड पोर्शन बट अनयूटिलाइज्ड पोर्शन अगर है Yes. तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस पे अभी क्लैरिटी है, तो दैट इज वेलकमिंग अगेन वेलकमिंग। और किसी पॉइंट पे चर्चा करेंगे सर? I think we have covered almost all the important aspects. अभी देखते हैं कि इसको नोटिफिकेशन के तौर पे कैसे लाते हैं, Yes. रूल्स में क्या मेंशन होता है, एंड मैकेनिज्म में कुछ बदलाव करके अगर लाते हैं तो आई थिंक इट विल बी इजियर फॉर अ टैक्स पेयर टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अभी इतना एम्बिग्विटी है अभी भी, Yes. आफ्टर द बजट प्रपोजल का मेमोरेंडम ऑफ एक्सप्लेनेशन आने के बाद भी, बिकॉज नॉट मेनी थिंग्स आर डिस्कस्ड देयर। Yes. तो कैसे होगा क्या होगा देखेंगे, और इसकी जानकारी आपको टाइमली मैनर में देते रहेंगे, और इसी तरीके से जुड़ते रहिएगा, ये मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैव अ नाइस डे। thank you.